हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 3 कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने बेटा आपको अग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा दिया था, टेक्निकल रिफॉर्म्स वगैरह हमने सारी की सारी रीड करवा ली थी, है ना। आपको लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह, जनरल रिफॉर्म पढ़वा रही थी। आज बेटा हम कर रहे हैं अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म की। जो एग्रेरियन रिफॉर्म जो खेतीबाड़ी में सुधार किए गए, उसके क्या फ़ायदे हमें देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ग्रीन रिवोल्यूशन की, हमें ग्रीन रिवोल्यूशन देखने को मिला। वो बोला थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म, एग्रेरियन रिफॉर्म का थैंक्स देयर हैज़ बीन अ सस्टेनियल इम्प्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडिया की एग्रीकल्चर है उसमें एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला फ्रॉम बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का बैकवर्ड सेक्टर था और जो स्टेगनेंट सेक्टर था, एग्रीकल्चर हैज़ इमर्ज्ड टू बी डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपिंग सेक्टर बन गया है। ये अचीवमेंट हमें कैसे मिली? ये अचीवमेंट जिस रिवॉल्यूशन के कारण मिली उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में 1965 के भी क्रॉप में तब आई थी। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। द टर्म ग्रीन की जो ग्रीन वर्ड है उसका मीनिंग है क्रॉप, एंड जो रिवॉल्यूशन है उसका मीनिंग है स्पॉट। स्पॉट का मीनिंग है एकदम से आंधी आ जाना, यानी कि फसलों में एकदम से आंधी आ जाना, उछाल आ गया। टुगेदर दिस टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को मिला के बनता है अ स्पॉट इन क्रॉप, यानी कि क्रॉप में आने वाली आंधी। यानी कि इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया, और इंडिया में ये क्रांति आई 1967 से 1968 के बीच में। इन द ईयर यानी कि 1967 से 68 के बीच की बात करें तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंक्रीज बाय नियरली 25%, यानी कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हरी क्रांति आने के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद 25% तक बढ़ गया था। इतना अच्छा कारोबार बढ़ गया था हमारा। इंडिया जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई थी। सेल्फ सफिशिएंट का मीनिंग है हमें भोजन के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। यानी कि इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की हम बात करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ये ना एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का सीन सा है। ये जो किसान हैं देखो कितनी फसलें हमें अच्छे को देखने को मिल रही हैं, और देखो हमें फसलों के भंडार जो है वो भरे भराए मिल रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ऐसी इतनी ज़्यादा जो है हमें क्रॉप मिल रही है अंग्रेज। तो इस तरीके से है, यानी कि देखो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में इज़ मार्क्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। इसको हम 2 फेसेस में जो है बांटते हैं। एक तो है 60 के बीच से 70 के बीच, यानी कि मिड 60s के मिड से लेके 70s के मिड की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि देखो ड्यूरिंग दिस फेस, इस फेस के ड्यूरिंग, यानी कि 1960 से लेके 1970s के मिड के बीच की बात है। यानी कि इस फेस में, फर्स्ट फेस में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वॉज स्ट्रिक्टली लार्जली टू, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन उसने सबसे पहले किन फसलों के ऊपर असर किया? कनक के ऊपर और चावल के ऊपर, फसल के ऊपर जो है वो असर किया। यानी कि ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री, ये सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर आ गई फसलें। एक तो जो था वेट और जो राइस, उसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करा ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। दीज इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया ग्रीन रिवॉल्यूशन? पंजाब में आया, आंध्र प्रदेश में आया एंड तमिलनाडु में आया। और अब हम 70s से लेके 80s के बीच की बात करें, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान जो इम्पैक्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का बिकेम वाइड स्प्रेड, वो बहुत ज़्यादा फैलने लगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी, यानी कि पहले तो वीट एंड राइस के ऊपर ही इम्पैक्ट डाला ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन बाद में इसने सभी फसलों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ज़्यादा फसलों में उछाल देखने को मिला। तो अगर देखो अक्रॉस बोथ दिस फेसेस, इस फेसेस से हटकर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि स्पर्ट, यानी कि हमें एक बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला प्रोडक्टिविटी में, फसलों की प्रोडक्टिविटी में। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेनियल जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी की, जो फसलों की प्रोडक्टिविटी थी उसमें एक बहुत ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला।
इसकी एग्जांपल ये है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट है, कनक की प्रोडक्टिविटी है जो 3216 किलोग्राम थी एक हेक्टेयर में। 2016 से 17 के बीच में हमें एक हेक्टेयर ज़मीन से इतनी कनक निकला करती थी 3216 किलोग्राम। लेकिन 1951 में ये बहुत कम थी भाई। 1951 में सिर्फ 660 किलोग्राम कनक निकलती थी एक हेक्टेयर ज़मीन से। जब से हरी क्रांति आई तब से हमें एक हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा फसल निकलने लगी हमारी कनक की। वैसे चावल था, जो चावल है वो 2016 से 17 के बीच में 2550 किलोग्राम निकलता है एक हेक्टेयर ज़मीन में, जबकि 1951 में ये सिर्फ 665 किलोग्राम निकलता था। वैसे ही मक्की है, मक्की 2664 किलोग्राम निकलती है एक हेक्टेयर ज़मीन में, जबकि पहले सिर्फ 704 किलोग्राम निकला करती थी। तो ऐसे जो है ना हमें एक बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला फसलों में। आगे सस्टेनियल राइज इन एक्रियाज का मीनिंग है एरिया जो है वो बढ़ गए, यानी कि लोग जो हैं वो मोटिवेट होने लगे, फसलों को ज़्यादा खेती करने लगे, ज़्यादा जो है वो उनको मोटिवेशन मिली जब से उनकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। तो इससे है कि फसल को जो पैदा करने वाला एरिया था वो बढ़ने लगा। तो HYV टेक्नोलॉजी, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग का मीनिंग है फसल को बीजने से लेके फसल की कटाई तक का टाइम, जो पहले बहुत टाइम वेट करना पड़ता था वो कम कर दिया। वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। अब फसल को लगाने से लेके फसल को पकाने तक का टाइम बहुत कम होता है, वो ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लगे, हैज़ एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलोइंग। फैलोइंग का मीनिंग होता है ज़मीन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि मान लो किसान ने अपनी ज़मीन के ऊपर फसल पैदा कर ली, फिर उसका उपजाऊपन वापस लाने के लिए किसान क्या करेगा, अपनी ज़मीन को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देगा। लेकिन अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसान को अपनी ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, उसका टाइम पीरियड वेस्ट हो जाता था, तब तक वो ज़मीन खाली छोड़ता तब तक कोई और फसल बीजी जा सकती थी। लेकिन ये टाइम किसानों का बचाया गया, उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए गए उनका उपजाऊपन वापस लाने के लिए खेती का। दिस हैज़ लेड अस सस्टेनियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टिवेशन। इस तरीके से लोगों को जो एरिया था वो बढ़ता गया कल्टिवेशन के अंदर, लोग उसके ऊपर खेती करने लगे। तो देखो 1951 से लेके 50 से 51 के बीच की बात करें तो जो एरिया था कल्टीवेशन के अंडर वो 13 करोड़ था, और जब बाद की बात करें तो 19 करोड़ हो गया भाई ये बढ़ के। ठीक है, आ गया शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि किसानों को सिखाया गया कि आप सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जिसमें सिर्फ अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग फसलें पैदा की जाती हैं, यानी कि उससे हटकर किसानों को कमर्शियलाइजेशन सिखाया, उनको बिजनेस के बारे में सिखाया कि आप अपनी फसल को बिजनेस में बेच सकते हो। यानी कि सस्टेनियल राइज इन आउटपुट, यानी कि ओइंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन एक्रियाज हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि सस्टेनियल राइज इन आउटपुट, जो आउटपुट में राइज था ओइंग टू इंक्रीज, जो किसके कारण था, प्रोडक्टिविटी के कारण था, एंड इंक्रीज इन एक्रियाज हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस, तो किसानों को मार्केट में उसका फ़ायदा होने लगा। दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द फार्मर्स टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस, उसने प्रेरित किया किसानों को क्या सबसिस्टेंस फार्मिंग से हटकर कमर्शियल फार्मिंग करने लग जाएं। दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ का और डेवलपमेंट का साइन था भाई। ठीक है, आगे चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, जो चेंज इन फार्मर्स आउटलुक ऐसे वही है कि जब किसान थे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में वो सोचा करते थे, उन्होंने बिजनेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, तो उनकी जो लुक थी देखने की फसल को वो बदल गई। यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर, यानी कि जो किसानों का नज़रिया था ना वो बदल दिया भाई। यानी कि फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, अब किसान उनको फार्मिंग को यानी कि खेती को एक सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर नहीं सोच रहे थे। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर एज वेल, वो इसको बिजनेस के नज़रिए से भी सोचते थे।
आगे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्ट। जब हमारी कंट्री में वे सभी फसलें बहुत अच्छे से पैदा होने लगी, हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। तो ये क्या सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ बिन सो सस्टेनियल दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। ये देखिए हमारी कंट्री में ही फसलों का बहुत अच्छा जो था ना वो होने लगा, क्या, व्यापार। तो हमें दूसरों के ऊपर जो था ना वो डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको जो है वो करवा दिए क्या बेटा, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझा दिया और आपको इसके करैक्टरिस्टिक के बारे में समझा दिया कि ये बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफ़ी बार सेट हो जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ठीक है, आपके इस वीडियो में आपके लिए इतने, बाकी नेक्स्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। ओके बच्चे।